हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्लास 10th में जो आपका एग्ज़ाम है 11 मार्च 2025 को, तो आपकी जो दो बुक्स लगती है ना। एक तो लगती है रोजगार कौशल की, जो आपकी सामान्य बुक है, वो सभी ट्रेड में आपके लिए कॉमन बुक है। सभी ट्रेड के लिए वीडियो है, जितने भी, अगर आप आईटी से हो, आप ब्यूटी एंड वेलनेस से हो, आप एप्पल एंड होम फर्निशिंग से हो, प्लम्बर से हो, कंस्ट्रक्शन से हो, प्राइवेट सिक्योरिटी से हो, कोई भी आपका ट्रेड हो जिसमें आप क्लास 10th में हैं, तो आपकी एक बुक लगती है। सबके लिए कॉमन बुक है, वो है रोजगार कौशल। तो रोजगार कौशल मैंने इस वीडियो में मैंने क्या किया है, रोजगार कौशल की जो बुक है उसको मैंने कंप्लीट क्वेश्चन में कर लिया। जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं इस बुक से, मैंने सारे क्वेश्चन उसको बनाए हैं, मैंने उसके साथ में आंसर लिखे हैं। मेरा मानना है, अगर आप एग्ज़ाम से पहले अगर आप वीडियो पूरी देखते हो, मैंने कहा पूरी देखते हो वीडियो, तो आपके लिए मैं ये पक्के दावे से कह सकता हूँ, इस क्वेश्चन से बाहर कुछ नहीं आएगा, इस वीडियो से बाहर कोई क्वेश्चन नहीं आएगा। तो आपको ये वीडियो पूरी देखनी है बच्चों, और ठीक है, एक एक क्वेश्चन को अपने ध्यान से पढ़ेंगे। एक एक मैंने इनको चैप्टर वाइज डिवाइड कर लिया है, मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए, क्लास 10th का जो कॉमन बुक लगती है रोजगार कौशल, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं वो क्लास 10th, फॉर ऑल क्लास 10th स्टूडेंट्स, ठीक है। तो आप देखो, इसमें मैंने अध्याय वाइज इसको डिवाइड किया। पहले अध्याय में आपका क्या संचार कौशल, फिर दूसरे अध्याय में ऐसे मैंने डिवाइड किया है बच्चों पूरे बुक को, और उनके साथ क्वेश्चन भी बनाए हैं मैंने, ठीक है। तो इसमें आज मैं आपको पहले पीडीएफ दिखा देता हूँ इसकी बुक की, कि पीडीएफ कौन सी मैं किस बुक की बात कर रहा हूँ, ताकि आपको आइडिया हो जाए कि मैंने किस बुक का सोल्यूशन करवा रहा हूँ। तो बच्चों, ये वीडियो पूरी देखनी है आप, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ, ये आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, आप दे सकते हो। इस फोटो से आपको कुछ याद आ गया होगा कि कम्युनिकेशन स्किल जिसे बोलते हैं संचार कौशल, इस फोटो से आपको याद आ गया होगा कि ये बुक हमने पढ़ी हुई है। तो इसके जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनते हैं ना, वो सारा मैंने इस बुक को कंप्लीट किया है। सारी बुक में जितने क्वेश्चन बन सकते हैं, उन सब बुक में जितने क्वेश्चन हैं उनको मैंने यहाँ पे सॉल्यूशन किया है, और साथ में आपके लिए क्वेश्चन बनाए। बच्चों, मैंने आपके लिए बहुत मेहनत करी है, तो आपको इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना चाहिए। अगर आप वीडियो पूरी देखना साथ में, और मैं दावे के साथ कहता हूँ, जो आपका एग्ज़ाम है 11 मार्च को, इन क्वेश्चन से बाद कुछ भी नहीं आएगा, ये मेरी गारंटी है। तो बिना कुछ देर के स्टार्ट करते हैं, साथ में आपका रिवीजन भी अच्छा हो जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं। हम बुक नहीं पढ़ेंगे बच्चों, क्योंकि मैंने क्वेश्चन किए हैं, तो हम क्वेश्चन पढ़ेंगे। बुक के लिए मैं एक और नई वीडियो बना दूंगा, जिसमें आपको नोट्स बता दूंगा, नोट्स कैसे पढ़ने हैं आपको, क्वेश्चन के साथ हम उसके नोट्स भी पढ़ेंगे। तो बिना कुछ देर इसको बंद कर दी बुक को मैंने। पहले आपका अध्याय है संचार कौशल। इसके क्वेश्चन पहला क्या बन सकता है, तो पहला प्रश्न बना है इसका, संचार क्या है, इसके तत्व क्या है। तो संचार क्या है पहले हम से लिखेंगे। तो आपको बच्चों पेपर में ऐसे लिखना है, ठीक है। संचार दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच विचारों, सूचनाओं और भावनाओं का आदान प्रदान करना संचार कहलाता है। संचार के मुख्य तत्व होते हैं कौन कौन से। पहला होता है प्रेषक, जिसे हम सेंडर बोलते हैं। सेंडर जिसे बोलते हैं संदेश भेजने वाला। जैसे मुझे संदेश भेजना है, तो मैं क्या हुआ, आपको प्रेषक हुआ मैं, और क्या भेजूंगा आपको, मैं संदेश भेजूंगा। तो दूसरा माध्यम क्या हो, संदेश। और किसके माध्यम से भेजूंगा, वो एक चैनल भी होता है, उसके माध्यम से भेजूंगा, और आपको मैसेज मिलेगा, तो आप क्या हुए, प्राप्त करता। तो प्राप्त करता है संदेश प्राप्त करने वाला, जैसे आप हो, ठीक है। और लास्ट में आपको अगर संदेश मिल चुका है, तो आप कोई प्रतिक्रिया दोगे कि हाँ, हमको आपका जो संदेश है या मैसेज है जो आपने हमें भेजा है, वो हमें मिल चुका है, ठीक है। तो ये इसका प्रश्न का आंसर हुआ कि संचार क्या है, संचार के तत्व क्या हैं। प्रश्न नंबर 2, संचार के विभिन्न तरीकों के नाम बताइए। तो संचार के विभिन्न तरीके क्या हैं, आपको पता है दो तरीके के संचार होते हैं, एक मौखिक संचार और एक अमौखिक संचार, जिसे हम गैर मौखिक संचार भी बोलते हैं। तो मौखिक संचार, देखो संचार के विभिन्न तरीके, देखो पहला है मौखिक संचार, जो बोलकर किया या लिखकर संचार करना, वो क्या होता है, मौखिक संचार की श्रेणी में आता है। दूसरा होता है अमौखिक संचार, जिसे बोलते हैं नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, जैसे में शारीरिक भाषा होती है, चेहरे के हाव भाव होते हैं, इशारे होते हैं, माध्यम होते हैं संचार के, ये इसको वो बोलते हैं अमौखिक संचार। ये आप बोल सकते हो गैर मौखिक संचार। नेक्स्ट है 3 नंबर, लिखित संचार, रिटर्न कम्युनिकेशन, जैसे हम पत्र लिखते हैं, ईमेल लिखते हैं, संदेश लिखकर संचार करने वाला जो संचार होता है, वो होता है लिखित संचार। तो ऐसे ये प्रश्न नंबर 2 कंप्लीट हुआ। प्रश्न नंबर 3, प्रभावी संचार में, प्रभावी संचार के लिए 7C क्या है। 7C आपने पढ़ा होगा पहला प्रश्न, पहला अध्याय में। तो उसमें जो 7C थे, कोई भी आप मैसेज भेजते हो किसी को, तो उस 7C का मतलब आपको ध्यान रखना चाहिए। तो C पहला क्या है, स्पष्ट,
दूसरा है संक्षिप्त, तीसरा है ठोस, चौथा है सही, पांचवा है सुसंगत और छठा है पूर्ण और सातवां है विनम्र। तो ये 6 सी हैं जिसको हम पहले पर पढ़ेंगे। पहला है स्पष्ट, जिसे बोलते हैं क्लियर। स्पष्ट संदेश स्पष्ट और समझने में आसान होना चाहिए। कोई भी आप संदेश बोलो वो स्पष्ट होना चाहिए, क्लियर होना चाहिए, समझने में बहुत आसान होना चाहिए। दूसरा है संक्षिप्त, जिसे बोलते हैं कंसाइज। संदेश आपका संक्षिप्त हो, सीधा होना चाहिए। प्रश्न नंबर इसी का तीसरा है ठोस, जिसे बोलते हैं कॉन्क्रीट। संदेश में ठोस तथ्य का विवरण होने चाहिए, जो आपके ठोस तथ्य हैं उनका विवरण भी होना चाहिए साथ में। प्रश्न इसका अगला चौथा पॉइंट है करेक्ट, यानी आपका जो संचार है वो एकदम करेक्ट होना चाहिए। संदेश व्याकरण के तथ्यों की दृष्टि को सही होना चाहिए, आपकी व्याकरण सही होनी चाहिए। अगला पॉइंट है सुसंगत, जिसे बोलते हैं कोहेरेंट। ये संदेश तार्किक और सुसंगत होना चाहिए। नेक्स्ट है पूर्ण, आपने जो संचार किया है वो पूर्ण होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए, आधा नहीं होना चाहिए। उदाहरण के लिए कुछ भी आप दे सकते हो। तो कंप्लीट संदेश में सभी आवश्यक जानकारी शामिल होनी चाहिए बच्चों। इसी का अगला लास्ट है जो बोलते हैं विनम्र, जिसे बोलते हैं कॉर्टियस। तो संदेश विनम्र और सम्मानजनक होना चाहिए, किसी को ऐसा ना हो कि आप उसके सम्मान की आपकी उसकी सम्मान ना करें। तो सम्मानजनक आप और विनम्र से आप मैसेज करें डिलीवर। अध्याय पहला कंप्लीट हुआ, जितने प्रश्न बन सकते थे, जो आपके 2 नंबर के 3 नंबर के मार्क्स होंगे, तो उसके 3 प्रश्न मैंने यहाँ पे कंप्लीट करवाए आपको। अध्याय 2 पर चलते हैं। अध्याय 2 से जो प्रश्न बनने वाले हैं, प्रबंधन कौशल, जिसे बोलते हैं सेल्फ मैनेजमेंट स्किल। पहला प्रश्न है तनाव प्रबंधन क्या है, उसके लिए कौन कौन से तरीके अपनाए जा सकते हैं। तो तनाव प्रबंधन, तनाव को कम करने, उसे निपटने के लिए उपयोग किए जाने वाली तकनीकों को कहते हैं। तनाव प्रबंधन के कई तरीके हैं। तो तनाव कैसे कैसे प्रबंध कर सकते हो आप अपना, समय प्रबंधन करके, शारीरिक व्यायाम करके, तीसरा स्वास्थ्य आहार लेके, सकारात्मक सोच रख के। तो इनके बारे में डिटेल से पढ़ते हैं। तो समय प्रबंधन जब भी हो तो कार्यों को प्राथमिकता के आधार पर व्यवस्थित करें, यानी आपको दिन में 10 कार्य करने हैं, तो पहला जो प्राथमिक जो कार्य को जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही मस्ट है, जो पहले करना है, तो उसको प्राथमिकता दें। उसके बाद दूसरे कामों को उनको समय के अनुसार बांधे और काम को पूरा करें। अगला है शारीरिक व्यायाम, जिसमें शारीरिक व्यायाम क्या है, आप योग कर सकते हो, ध्यान लगा सकते हो, व्यायाम कर सकते हो। अगला है स्वस्थ आहार, पौष्टिक और संतुलित आहार लेना भी आपके इसके अंदर आता है, समय या तनाव प्रबंधन के अंदर आता है। सकारात्मक सोच रखना, कभी भी आपको नकारात्मक सोच नहीं रखनी चाहिए, हमेशा सोच अपनी क्या होनी चाहिए, आपकी पॉजिटिव होनी चाहिए। नकारात्मक विचारों और सकारात्मक सोच में विचारों को बदलना। प्रश्न नंबर 2, स्मार्ट लक्ष्य क्या है, उदाहरण सहित समझाइए। तो स्मार्ट लक्ष्य वे लक्ष्य हैं जो निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करते हैं, जैसे कि स्मार्ट के अंदर एस का मतलब होता है स्पेसिफिक, एम का मतलब, बच्चे ये प्रश्न आए हुए हैं कि स्मार्ट में एम का मतलब क्या है, तो आप क्या रहोगे मिजरेबल, क्या है मिजरेबल। मैं पूछूं आर का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे आर का मतलब है रियलिस्टिक। मैं बोलूँ टी का मतलब क्या है, तो आप बोलोगे टाइम बाउंड। तो स्मार्ट को भी पूरा नाम क्या है, तो इसको हम पूरे ध्यान से पढ़ेंगे। पहला है स्मार्ट में एस, जिसे बोलते हैं विशिष्ट। लक्ष्य स्पष्ट और विशिष्ट होना चाहिए। अगला है मापने योग्य, मेजरेबल, लक्ष्य को मापा जा सकना चाहिए। अगला है 3 नंबर प्राप्त करने योग्य, जिसे बोलते हैं अचीवेबल, लक्ष्य प्राप्त करने योग्य होना चाहिए। चौथा है आर का मतलब वास्तविक, जिसे बोलते हैं रियलिस्टिक, लक्ष्य वास्तविक और व्यवहारिक होना चाहिए। अगला है समय प्रबंधन, जिसे बोलते हैं हम टाइम बाउंड, जो आपके स्मार्ट का अगला लास्ट पॉइंट है टाइम बाउंड। लक्ष्य के एक सीमा बनाएं, यानी कि लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक समय सीमा निर्धारित करें कि आपको उस समय के अकॉर्डिंग उस लक्ष्य को पा लेना है। जैसे उदाहरण के ले सकते हो, मैं अगले 6 महीनों के लिए 5 किलोग्राम वजन कम करूँगा, तो ये आपका एक 6 महीने का टाइम बाउंड है कि आप इसके अंदर आप अपना वजन या फैट कम कर सकते हो। प्रश्न नंबर 3, समय प्रबंधन के 4 चरण क्या है, तो समय प्रबंधन के 4 चरण हैं। पहला है संगठित करना, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज। मैं पहले आपको प्रश्न फिर से ध्यान से, समय प्रबंधन के 4 चरण, समय प्रबंधन के, तो पहला है संगठित करना, जिसे बोलते हैं ऑर्गेनाइज। दूसरा है प्राथमिकता देना, जिसे बोलते हैं प्रायोरिटाइज।
और तीसरा है नियंत्रण, जिसे बोलते हैं कंट्रोल, और चौथा है ट्रैक करना उसे। ठीक है, तो पहला है संगठित करना, दैनिक गतिविधियों की योजना बनाना, प्राथमिकता देना, कार्यों के महत्व के आधार पर क्रमबद्ध करना, ये मैंने ऊपर बताया है। कंट्रोल करना, समय को बर्बाद करने वाली गतिविधियों से बचाना, और चौथा है ट्रैक करना, समय का उपयोग कैसे किया गया है उस पर नज़र रखना। अध्याय 3। अध्याय 3 में जो आपके अध्याय 2 अपना कंप्लीट हो चुका है। अध्याय 3 में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं तो मैं आपको बता देता हूँ। इस अध्याय 3 का नाम है सूचना व संचार प्रौद्योगिकी कौशल। तो इम्पोर्टेंट प्रश्न क्या क्या है? कंप्यूटर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर है? तो कंप्यूटर हार्डवेयर सॉफ्टवेयर क्या अंतर है? हार्डवेयर जो पार्ट हम छू सकते हैं, जैसे कि कंप्यूटर का भौतिक भाग, कंप्यूटर के भौतिक भाग जैसे कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, जिसे आप देख सकते हो, छू सकते हो, महसूस कर सकते हो, जो भी है वो क्या है, सारे हार्डवेयर पार्ट। सॉफ्टवेयर पार्ट वो होता है जैसे कंप्यूटर पर चलने वाला प्रोग्राम, जैसे आप वीडियो देख रहे हो तो ये क्या है, सॉफ्टवेयर पार्ट है, इस वीडियो को देख रहे हो आप। जैसे कि ऑपरेटिंग सिस्टम, वर्ड प्रोसेसर, गेम, जो भी है, ये सारे किसके अंदर आते हैं, सॉफ्टवेयर के अंदर का पार्ट है। तो ये प्रश्न नंबर पहला अपना कंप्लीट। प्रश्न नंबर 2, डेटा का बैकअप क्यों महत्वपूर्ण है? तो डेटा का बैकअप महत्वपूर्ण है क्योंकि ये डेटा को नुकसान या क्षति से बचाता है। यदि कंप्यूटर क्रैश हो जाए या डेटा खो जाए तो बैकअप से डेटा पुनः प्राप्त किया जा सकता है। प्रश्न नंबर 3, कंप्यूटर को वायरस से कैसे बचाया जा सकता है? तो कंप्यूटर को वायरस से बचाने के लिए निम्नलिखित उपाय अपनाए जा सकते हैं। आप उसमें एंटीवायरस सॉफ्टवेयर लोगे, जो एंटीवायरस सॉफ्टवेयर जिसको इस्तेमाल करोगे आप, कंप्यूटर पर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें। दूसरा फायरवॉल, एक ये फायरवॉल होती है जो फायरवॉल का उपयोग करके हम अनधिकृत पहुंच को रोक सकते हैं अपने कंप्यूटर में, इंटरनेट जो नेट के माध्यम से आती है। सुरक्षित वेबसाइट का उपयोग करें, केवल सुरक्षित वेबसाइटों को डेटा दर्ज करें जो आपको सुरक्षित लगती है। अध्याय 4 पे पहुंच चुके हैं। अध्याय 4 के देखो इंपोर्टेंट क्वेश्चंस क्या क्या है। पहला प्रश्न है, उद्यमिता क्या है? एक सफल उद्यमी के गुण क्या है? तो उद्यमिता क्या है? उद्यमिता एक ऐसा कौशल है जो व्यक्ति को अपना व्यवसाय शुरू करने, उसे सफल बनाने में मदद करता है। एक सफल उद्यमी के गुण क्या क्या है? देखो, पहला है उसमें आत्मविश्वास, रचनात्मकता और जोखिम लेने की क्षमता। तो ये 3 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन मस्ट भी है। ये मैंने आपके जो 5 साल के पेपर सोल्यूशन करवाया ना, तो हर पेपर में ये क्वेश्चन जरूर आया है उद्यमिता के बारे में। तो इसमें देखो पहला क्या हुआ है, आत्मविश्वास, अपने कौशल और क्षमताओं को विश्वास रखें। रचनात्मकता, नए व अद्वितीय विचारों को लाने की क्षमता। तीसरा है जोखिम लेने की क्षमता, नए अवसरों के लिए जोखिम उठाना। ये आपकी क्या है, इसकी जरूरत। प्रश्न नंबर 2, अध्याय 4 का प्रश्न नंबर 2, उद्यमिता के कुछ मिथक क्या है? तो देखो, उद्यमिता के कुछ मिथक है, जैसे हर व्यवसाय विचार अद्वितीय होना चाहिए, ये सच नहीं है। तो ये क्या है, सच नहीं है, ये विचार अद्वितीय होना चाहिए क्योंकि इसमें मौजूदा विचारों पर नए तरीकों से लागू किया जा सकता है। कि जो पहले से मौजूद आपके विचार उसको नए तरीके से लागू करना भी एक ये हो सकता है। 2 नंबर है, उद्यमी पैदा होते हैं, बनाए नहीं जाते। यह भी गलत है आपकी मिथक, क्योंकि उद्यमिता सीखी जा सकती है। प्रश्न नंबर 3, उद्यमिता के करियर विकल्प के रूप में कैसे देखें? तो उद्यमिता करियर विकल्प के रूप में कैसे देख सकते हैं? उद्यमिता जो करियर के विकल्प के रूप में देखा जा सकता है क्योंकि यह व्यक्ति की स्वतंत्रता, रचनात्मकता और वित्तीय सफलता को अवसर प्रदान करता है। ये समाज में नौकरियां पैदा करने और आर्थिक विकास में योगदान देने का भी एक तरीका है। अध्याय 5वां जो आपका हरित कौशल है, उसके जो प्रश्न बन सकते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपके 2-2 नंबर क्वेश्चन है, वो क्या बच्चों में ध्यान रखना, जो आपके बिग क्वेश्चन आ सकते हैं, लघुरात्मक प्रश्न। प्रश्न नंबर 1, सतत विकास क्या है, इसके लक्ष्य क्या है? तो सतत विकास वह विकास है जो वर्तमान की आवश्यकताओं को पूरा करते हैं और भविष्य की पीढ़ियों की आवश्यकताओं को खतरे में न डालें। संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्य जिसे बोलते हैं SDG, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल, में जिनमें
गरीबी उन्मूलन, स्वच्छ पानी और जलवायु की कार्रवाई। आप दे सकते हो, हमेशा ये क्वेश्चन पूछा गया है वैसे में। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होते हैं जो आपके एमसीक्यूज होते हैं, जो वो विकल्प क्वेश्चन होते हैं। उन्होंने पूछा है सतत विकास का सत्र क्या निर्धारित है, इस सत्र आंसर उसका होता है। प्रश्न नंबर 2, हम पर्यावरण को बचाने के लिए क्या कर सकते हैं। तो पर्यावरण को बचाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, हम पर्यावरण को बचाने के लिए निम्नलिखित कदम उठा सकते हैं। बच्चों ऐसे ही लाइन लिखनी है आपको। पहला है पेड़ लगाना, अधिक से अधिक पेड़ लगाकर पर्यावरण को हरा भरा बना सकते हैं। ठीक है। पानी बचाना, पानी का सही उपयोग करें, बर्बादी से बचें। तीसरा है प्लास्टिक का उपयोग कम करना, प्लास्टिक की बजाय पुनः उपयोग योग्य सामग्री का उपयोग करें, जो आपको उसका उस सामग्री का उपयोग करें जिन्हें आप पुनः यूज़ कर सकते हैं, इसे रिसाइकल कर सकते हैं। प्रश्न नंबर 3, संयुक्त राष्ट्र जो 17 सतत विकास लक्ष्य क्या है। तो उसके 17 विकास लक्ष्य वैसे पूछ सकता है आपके। तो संयुक्त राष्ट्र के 17 सतत विकास लक्ष्य हैं, जिसे बोलते हैं SDG, जिसे बोलते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। जो पहला है 17 देख लें तो वो गरीबी उन्मूलन, दूसरा है भूखमरी समाप्त करना, तीसरा है अच्छा स्वास्थ्य कल्याण, चौथा है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, पाँचवा है लैंगिक समानता, छठा है स्वच्छ पानी और स्वच्छता, सातवां है सस्ती और स्वच्छ ऊर्जा, और आठवां है अच्छा काम और आर्थिक विकास, नौवां है उद्योग नवाचार बुनियादी ढांचा, 10वां है असमानता कम करना, 11वां है सतत शहर और समुदाय, 12वां है जिम्मेदार खपत और उत्पादन, 13वां है जलवायु की कार्रवाई, 14 है पानी के नीचे जीवन, 15 है थल जीवन, और 16 है शांति न्याय मजबूत संस्थाएं, और 17 है लक्ष्यों के लिए साझेदारी। तो बच्चों आज हमने जो आपकी जो रोजगार कौशल की बुक है उसके जो आपके 5 अध्याय हैं, 5 अध्याय में से मैंने मोस्ट इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चंस बन सकते हैं, जो बड़े बड़े जो लोगात्मक प्रश्न होते हैं, उनमें से हर अध्याय में से मैंने 3 क्वेश्चन पुट किए हैं और उनके आंसर आपको बताएं कि कैसे आपको लिखने हैं। अगर आपको एक इस नोट्स वाली भी बनानी है तो आप मुझे बताएं, तो मैं नोट्स वाली वीडियो और बनाऊंगा, और इन प्रश्न को आप लिखें, याद करें, जो भी करें, पर एग्ज़ाम से पहले इस वीडियो को पूरा देखें। अगर वीडियो में अच्छी लगे आपको, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।